आप लोग जाइए शॉपिंग के लिए। मैं डॉक्टर रौनक के साथ कुछ समय बिताना चाहूंगा। उनकी दुखती रग छेड़ने के बाद उनका ध्यान बंटाना तो बनता है, डा कबीर ने कहा। डा रौनक उन्हें गेस्ट हाउस के लॉन में ही टहलते हुए मिल गए। उन्होंने धीरे से उनके कंधे पर हाथ रख दिया। अरे आप, डा कबीर, एडा रौनक ने चौंक कर कहा। आप तो शॉपिंग के लिए गए थे, मगर यहाँ परदेश में आपको अकेले उदास छोड़ना अच्छा नहीं लगा, सो लौट आया। शॉपिंग कल कर लेंगे। मेरे लिए इतना सोचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कबीर भाई, डा रौनक नम्रता से बोले। मेरी उदासी तो मेरी परछाई है। देश परदेश की साथिन, उसके लिए आप अपना प्रोग्राम खराब मत करिए। काहे का प्रोग्राम यार, डा कबीर भी अनौपचारिक हो गए। हर जगह हर चीज मिलती है, लेकिन चाहे 2 रोज को भी अपने शहर से दूर जाओ, फैमिली के लिए वापसी में कुछ लेकर आने का रिवाज बन गया है। बस इसीलिए भाई लोग बाजार चले गए हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत पुराना रिवाज है यह। पापा जब भी दौरे पर जाते थे तो माँ और बहनें अटकलें लगाने लगती थीं कि वे क्या क्या लेकर आएंगे। और आपकी पत्नी? कह नहीं सकता, क्योंकि उस समय तो मेरी शादी ही नहीं हुई थी और शादी के बाद रागिनी को छोड़कर कहीं जाना ही नहीं हुआ। बहुत ही कम समय मिला उसके साथ रहने को, डा रौनक ने गहरी सांस लेकर कहा। उफ, आई एम सो सॉरी, डा कबीर का स्वर भीग गया। वैसे हुआ कैसे ये सब? डॉक्टर बनते ही पहली पोस्टिंग जम्मू के एक सीमावर्ती गांव में हुई थी। जगह सुंदर थी, खाने पीने की दिक्कत भी नहीं थी, लेकिन अकेलापन बहुत था और उसे ही बांटने के लिए मैंने रागिनी से शादी कर ली। बहुत मजे में गुजर रही थी जिंदगी। एक रात घंटी बजने पर जब मैंने दरवाजा खोला तो मुंह सिर लपेटे 6 से 7 लोग एकदम अंदर घुस आए। उनमें से एक बुरी तरह जख्मी था। उनकी वेशभूषा से ही मैं समझ गया कि वे सब सीमा पार के घुसपैठी हैं। एक ने मुझ पर बंदूक तानकर कहा कि मैं उनके जख्मी साथी का इलाज करूं। उसे देखने के बाद मैंने कहा कि उसके जख्म बहुत गहरे हैं और इलाज की दवाइयां मेरे पास नहीं हैं। मेरे पास तो तुरंत खून रोकने के लिए बांधने को पट्टी भी नहीं थी। बीवी का दुपट्टा फाड़कर बांधा और अपनी मोटरसाइकिल पर जा कर तुरंत जरूरी दवाइयां लाने को तैयार हो गया। रागिनी, जो गले से दुपट्टा खींचे जाने पर तिलमिलाई हुई थी, चिल्लाकर बोली कि ये कहीं नहीं जाएंगे। इसका तो बाप भी जाएगा और तेरी तो मैं अभी ऐसी की तैसी करता हूँ। दांत किटकिटाता एक बंदूकधारी रागिनी की ओर लपका। इसे मारना नहीं, हिरासत में रखना है असलम, तभी तो यह डॉक्टर दवाइयां लेकर जल्दी से लौटेगा। दूसरे बंदूकधारी ने उसे रोका। ठीक कहते हो उस्ताद, तब तक इस औरत से हम खिदमत करवाते हैं। भूखे हैं कब से, चल। डॉक्टर फौरन इलाज का सामान लेकर आ और देख, पुलिस वुलिस को बुलाने की हिमाकत करी तो तेरी बीवी जिंदा नहीं बचेगी। मेरे जिंदा रहने की फिक्र मत करना रौनक, रागिनी चिल्लाई। यही उसकी गलती थी। घुसपैठिए सर तक हो गए और उन्होंने अपने एक साथी अकरम को मेरे कपड़े पहनाकर मेरी कमर में पिस्तौल सटा कर मेरे पीछे मोटरसाइकिल पर बैठा दिया। इस बीच रागिनी चिल्लाती रही कि मेरी परवाह मत करना। उसके चिल्लाने से शायद मेरी हिम्मत बढ़ी और दवा की दुकान पर कई लोगों को देखते ही मैं चिल्ला पड़ा कि यह आतंकवादी है, मुझे इससे बचाओ। इससे पहले कि अकरम कुछ कर पाता, कुछ लोगों ने उसे दबोचकर उसकी पिस्तौल छीन ली। उसके बाद पुलिस और फिर मिलिट्री ने हमारे घर को घेर लिया। घर में चारों तरफ खिड़कियां थी जिनसे घुसपैठिए गोलियां दागकर किसी को घर के पास नहीं फटकने दे रहे थे, और घर के करीब न कोई दूसरा घर था और न ही कोई पेड़ जिस पर चढ़कर सिपाही छत पर पहुंच सकते।
रागिनी ने जिद करके यह घर लिया ही इसलिए था कि ताक झांक का डर न होने से हम उन्मुक्त होकर जिया करेंगे। कई घंटों तक अंदर से गोलाबारी बंद होने यानी घुसपैठियों के असले के खत्म होने का इंतजार करने के बाद हार कर हेलीकॉप्टर के जरिए कमांडो छत पर उतारे गए। सब घुसपैठियों ने खुद को गोली मार दी। रागिनी रसोई के फर्श पर बेसुध पड़ी थी। थोड़े से उपचार के बाद वह ठीक हो गई। उसने बताया कि पहले तो घुसपैठिए उससे लगातार चाय खाना बनवाते रहे, लेकिन मकान की घेराबंदी के बाद उन्होंने उस पर लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए कि इसी के उकसाने पर डॉक्टर पुलिस लेकर आया है। उसका कहना था कि इसके अलावा उन्होंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया। मुझे उसका यह कहना बिल्कुल अविश्वसनीय लगा। इतनी खूबसूरत अकेली जवान औरत को कौन ऐसे ही छोड़ेगा और यह कहें के बाद कि यह हमारी खिदमत करेगी, हम भूखे हैं।